नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड के जंगलों में धध की आग। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अवनीश प्रेमी। उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं। अब तक करीब 700 हेक्टेयर वन संपदा जलकर राख हो चुकी है। 24 घंटे में 36 से ज्यादा घटनाएं आग लगने की सामने आई हैं, जिसमें कुमाऊं के इलाकों में अधिकांश जंगल ऐसे हैं जहां पर आग लगी हुई है। गढ़वाल के कुछ इलाके भी ऐसे हैं जहां पर आग की घटनाएं कम हुई हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो जल्द ही आग पर काबू पाएं। सेना की मदद भी ली गई, हेलीकॉप्टर के जरिए आग बुझाने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी में अधिकारियों के साथ बैठक की और पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए उन्हें निर्देश दिए कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाएं। खास बात यह है कि वन विभाग की लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आ रही है। हर साल जंगलों में आग लगती है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी ऐसी ठोस नीति क्यों नहीं बनाते कि जल्द पर आग पर काबू पाया जा सके। खास बात यह है कि वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी आज अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यूपी में दूसरे चरण में 61% मतदान हुआ। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रेम पाठक। लोकसभा चुनाव 2024 में तमाम कोशिशों के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अंदर मतदान प्रतिशत में इजाफा नहीं हो रहा है। कल दूसरे चरण के हुए मतदान में करीब 54% ही मतदान हुआ, जबकि पिछले 2019 के इलेक्शन में ये मतदान प्रतिशत 62 के करीब था। इस बार के जो मतदान हुआ है उसमें 8% से अधिक की जो है वो कमी देखने को मिली है और यही वजह है कि चुनाव आयोग के साथ साथ इसने राजनीतिक दलों की भी चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ जहां सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है, जिसका कहना है कि विपक्ष के जो मतदाता हैं वो घरों से नहीं निकले हैं, चूंकि उनको पता है कि विपक्ष नहीं जीत रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस। दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि जो विपक्ष के मतदाता हैं केवल वही निकले हैं, चूंकि वो बाकी जो बीजेपी के मतदाता हैं वो सरकार से मायूस है, उनको नाकामी हाथ लगी है, जो उम्मीदें थी उसमें वो नाकाम हुए हैं। और ये वजह है कि मायूसी एक बड़ी वजह है कि मतदाता घर से नहीं निकल रहा है और मतदान प्रतिशत में इजाफा नहीं हो रहा है। जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि इसकी तरफ से कई तरीके के प्रयास किए गए हैं, उसे उम्मीद है कि आगे जो बाकी अन्य चरण हैं उसमें मतदान प्रतिशत में इजाफा होगा। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बाहुबली धनंजय सिंह को मिली राहत। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। बाहुबली धनंजय सिंह के लिए आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक अच्छी और एक बुरी खबर आई। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट में जो उन्हें 7 साल की सज़ा मिली उसको चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने फैसला सुनाया। दरअसल इस याचिका में उनकी तरफ से 2 प्रेयर थी। एक, उनकी तरफ से ये डिमांड की गई थी कि जो उन्हें 7 साल की सज़ा है उसे रद्द किया जाए और साथ ही साथ उन्हें ज़मानत दी जाए। तो कोर्ट ने फिलहाल उनकी जो सज़ा है उसको रद्द करने की जो याचिका है उस पर कोई निर्णय नहीं दिया, उसे बरकरार रखा है। लेकिन ये ज़रूर किया है कि उनकी ज़मानत की याचिका को स्वीकार कर लिया है तो उनको ज़मानत मिल जाएगी। हालांकि अब उनके चुनाव लड़ने के रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन दरअसल धनंजय सिंह की जो पत्नी है वो चुनाव मैदान में है, तो अब उनके वो प्रचार में ज़रूर शामिल होंगे, ऐसी चर्चाएँ शुरू हो गई है। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें उनकी सज़ा को बरकरार रखा गया है, लेकिन जो उनकी ज़मानत याचिका थी उसको ज़रूर स्वीकार कर लिया गया। तो राजनीतिक माहौल में जिस तरह से सरगर्मियां बढ़ी हैं, अब धनंजय सिंह के आ जाने से जौनपुर के चुनाव और दिलचस्प हो जाएगा और साथ ही साथ उनकी पत्नी जो चुनाव लड़ रही हैं उसमें धनंजय सिंह भी कहीं ना कहीं प्रतिभाग करेंगे और अपनी पत्नी को जिताने की वो कोशिश करेंगे। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। कन्नौज में अखिलेश यादव का दौरा रहा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रेम पाठक। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी के लिहाज से बात करें तो कन्नौज सीट अब सबसे हॉट सीट के तौर पर इस समय बनकर सामने आ चुकी है, क्योंकि यहां से खुद अखिलेश यादव यानी कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने नामांकन किया है और लगातार अब अखिलेश यादव कन्नौज में जो है दौरा कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से जाकर संवाद कर रहे हैं ताकि वो एक बड़े अंतर के साथ में जो जीत है उसको सुनिश्चित कर सके। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से सुब्रत पाठक है, जिन्होंने पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को वहां पर हराया था और उसके बाद से उनका मनोबल भी काफी बढ़ा हुआ है, पार्टी का भी मनोबल इस वजह से बढ़ा हुआ है और दोनों का ही मानना है कि इस बार के चुनाव में भी वहां पर जो कमल है वो खिलेगा। हालांकि अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार वहां पर बड़े अंतर के साथ में जो है वो समाजवादी पार्टी जीतेगी, बड़े अंतर के साथ में वहां पे ऐतिहासिक रूप से जो है वो समाजवादी पार्टी की जीत होगी और इस सीट की जो जीत होगी वो ना केवल इस सीट पर बल्कि आसपास की सीटों पर भी असर डालेगी और आने वाले जो अन्य चुनाव हैं उसमें भी साफ तौर पर इसका समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। रायबरेली में प्रियंका गांधी के लगे पोस्टर। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी।
रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं और कांग्रेस कार्यालय यानी तिलक भवन की बात करें तो यहां पर कांग्रेसी खेमे में हलचल देखने को मिल रही है। लगातार महिला जिला अध्यक्ष की अगुवाई में महिला विंग्स की बैठक की जा रही है और जो कांग्रेस का संकल्प पत्र है उसको घर घर तक पहुंचाने के लिए लगातार कार्य योजना बनाई जाने लगी है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो कांग्रेस की तेज तर्रार नेता प्रियंका गांधी हैं, उनके लड़ने की जो सुगबुगाहट है उसकी आहट तेज हो गई है, जिसके कारण इस तरह से हलचल पैदा हो गई है। बात करें रायबरेली की राजनीति की तो यहाँ से सोनिया गांधी यानी प्रियंका गांधी की मां सांसद हैं, लेकिन अभी हाल में ही वो राज्यसभा के रास्ते संसद जा चुकी हैं। तो इस नाते अब प्रियंका गांधी का यहाँ से चुनाव लड़ना करीब करीब तय माना जा रहा है। लेकिन अभी कांग्रेसी कार्यालय से यानी कांग्रेसी सूत्रों से किसी प्रकार से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और ना ही कांग्रेस इस पर अभी किसी तरह का वक्तव्य दे चुका है। तो ऐसे में आपको बता दें कि सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेसी खेमे में हलचल तेज होने से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की जो अटकलें हैं वो लगातार तेज हो गई हैं। और वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके साथ में अपनी फोटो वायरल भी की जा रही है। तो इसको लेकर लगातार जो रायबरेली की राजनीति है उसमें सुगबुगाहट तेज हो गई है और इससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, जिसको लेकर कांग्रेस के द्वारा एक रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अलग अलग तिलक भवन में बैठकें चल रही हैं और कांग्रेसियों का काफी हुजूम देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर कांग्रेसी खेमे में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी रायबरेली की राजनीति में किसी तरह से चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, दोनों पार्टियों की तरफ से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यहां से कौन प्रत्याशी होगा बीजेपी से और कांग्रेस से, इस पर किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो ऐसे में आपको बता दें लगातार अटकलें चल रही हैं, लेकिन आधिकारिक घोषणा न होने के कारण अभी तक जो हलचल यहां पर शांत थी वो अचानक हलचल यहां पर तेज हो गई है और प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना करीब करीब तय माना जा रहा है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। दिल्ली में सुनीता केजरीवाल उतरी मैदान में, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। एक और जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की राजनीति को सक्रियता से संभालते हुए पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। जी हाँ, ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके से सक्रिय राजनीति में सुनीता केजरीवाल की भूमिका देखी जा सकती है वो किसी से नहीं छुपी है और इसी का परिणाम रहा कि अब लोकसभा चुनाव प्रचार के मद्देनजर सुनीता केजरीवाल ने अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए अब प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है और आज यानी कि 27 अप्रैल से इसका आगाज भी कर दिया गया है। दरअसल 27 अप्रैल को आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में मेगा रोड शो किया और इस रोड शो के माध्यम से एक बार फिर से सुनीता केजरीवाल बीजेपी पर आक्रामक तेवर देखने को मिला। हालांकि यह शुरुआत है और इसके बाद कल यानी 28 तारीख को अब वो पश्चिमी दिल्ली में आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी महाबल मिश्रा के समर्थन में रोड शो करेंगी। साफ कहा जा सकता है कि भले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हो, लेकिन उनकी पत्नी ने आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी पूरी तरीके से संभाल ली है। हालांकि देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में सुनीता केजरीवाल का असर आम आदमी पार्टी को कितना ऊर्जा देता है और ये तमाम रोड शो और सुनीता केजरीवाल का प्रचार प्रसार वोट बैंक में कितना तब्दील हो पाता है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन, खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर।
दिल्ली एमसीडी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव स्थगित होने के बाद से राजधानी दिल्ली में सियासी पारा बढ़ गया है। आप और बीजेपी के नेता आमने सामने हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी के पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर आज शनिवार को फिर से मेयर चुनाव को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाए। इस दौरान आम कार्यकर्ताओं के हाथ में पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी भी की। विरोध प्रदर्शन के बीच आप नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। आप नेताओं से बीजेपी पर आरोप लगाया है कि एक दलित व्यक्ति को एमसीडी का मेयर बनते और नेतृत्व करते बीजेपी से देखा नहीं गया। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल से चुनाव रद्द करवा दिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी कोशिश कर रही है कि जैसे उन्होंने दिल्ली सरकार के कामों को ठप किया है उसी तरह एमसीडी के काम को भी ठप किया जाए, इसीलिए मेयर चुनाव को कैंसिल कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने वॉर रूम का उद्घाटन किया। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। इसी का परिणाम है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से इस चुनावी प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इसी फहरिस्त में आम आदमी पार्टी से दिल्ली के कन्वीनर और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने आज आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में वॉर रूम का उद्घाटन किया और इस वॉर रूम में आपको बता दें कि कई सेगमेंट बनाए गए हैं। मसलन मीडिया, रिसर्च टीम, डिजिटल, सोशल मीडिया, ऐसे कई विभाग जो है इस वॉर रूम में बनाए गए हैं जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी तरीके से निगरानी करेंगे। आपको बता दें कि हर बार लोक चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी इसी तरीके से अलग अलग सेगमेंट के तहत प्रचार प्रसार अभियान में जुटी रहती है और इस बार फिर से वॉर रूम का उद्घाटन करके आज आम आदमी पार्टी एक कदम और आगे बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि इस वॉर रूम के माध्यम से आम आदमी पार्टी तमाम राजनीतिक पार्टियों पर भी न केवल नजर रखेगी बल्कि उन पर आक्रामक तेवर दिखाने के लिए रणनीति के तहत आगे के कदम भी उठाएगी। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को मिली राहत। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। शनिवार 27 अप्रैल को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को सुनवाई को हुई और उसके बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका को कोर्ट ने मंजूरी दे दी। आपको बता दें अमानतुल्लाह खान ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कई बार अमानतुल्लाह खान को पेश होने के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन अमानतुल्लाह खान ईडी के कहने पर उनके सामने पेश नहीं हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मिलने के बाद अमानतुल्लाह खान ईडी के सामने पेश हुए, जिसके बाद ईडी ने पूछताछ के बाद अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी को लेकर कहा था कि ईडी के कई सम्मन भेजे जाने के बाद अमानतुल्लाह खान सामने हुए और इसीलिए अब उन्हें दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आज अमानतुल्लाह खान की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद आज उन्हें कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में बीजेपी विधायकों और नेताओं की लगेगी क्लास। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। उत्तराखंड में मतदान के बाद ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी में जो मतभेद है वो साफ तौर पर देखने को मिले। कई विधायक सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखते हुए नजर आए और कई लोग जिस तरह से देखा जा रहा था कि 16,000 से अधिक जो विपक्षी दल के नेता हैं और साथ साथ कांग्रेस के जो नेता हैं वो जब भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए तो कहीं ना कहीं जो भीतर गात है वो साफ तौर पर नजर आई। जो पुराने नेता थे, जो पुराने विधायक हैं, वो साफ तौर पर अपनी आवाज़ उठाते हुए नजर आए। अगर मैं टिहरी की बात करूँ तो टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय ने एक लेटर लिखा TSDC को और उसमें कई आरोप जो दिनेश धने हैं वहाँ से उनके विपक्षी दल से कई बार लड़े हैं उनके खिलाफ अपना जो छवि है उसे खराब होने का आरोप लगाया गया और साथ साथ स्पष्टीकरण मांगा गया। वहीं अगर मैं बात करूं लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत की तो उन्होंने भी अनुकृति गोसाई की ज्वाइनिंग के बाद ये लिखा था कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो ऐसे के विधायकों के साथ साथ जो नेता हैं उनकी चर्चाएं लगातार तेज़ हो रही थी। उनकी कहा जा सकता है कि जिस तरह से वो बयान कर रहे थे तो भीतर गात साफ तौर पर नजर आ रही थी। जो खींचतान है कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुँचा सकती थी। लेकिन रविवार को
जो महेंद्र भट्ट है प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने एक बैठक बुलाई है, साथ साथ इनकी क्लास लगाई जाएगी विधायकों की कि क्यों वो इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। तो ये क्लास रविवार को चलेगी जिसमें कई विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे जो इस तरह के सोशल मीडिया में बयान कर रहे हैं। अब देखना होगा क्या इस अनुशासन के पाठ के बाद ये विधायक जागृत होंगे और आने वाले चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूती से जो प्रचार प्रसार है वो करेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस दिल्ली। मैनपुरी में डिंपल यादव ने दिया बयान। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव ने एक नुक्कड़ सभा के दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री को मंगलसूत्र को लेकर बयान दिया है, उस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी जो सम्मानित व्यक्ति हैं और बहुत बड़े पद पर है, प्रधानमंत्री पद पर हैं, उनको ऐसे बयान शोभा नहीं देते हैं। इस बयान पर पूरी राजनीतिक जो भी पार्टियां हैं उन पर बवाल मचा हुआ है। लगातार सभी पार्टियां इस बयान को दोषी प्रधानमंत्री को ठहरा रही हैं। फिलहाल डिंपल यादव ने कहा है कि पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है जहां इंडिया गठबंधन को अच्छा समर्थन मिलने की बात सामने आ रही है। दूसरे फेज में भी मतदान हो चुका है। तीसरे फेज में मैनपुरी जनपद में वोटिंग होनी है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारी है पूर्ण रूप से मजबूत देखने को मिल रही है। मैनपुरी लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ है और गढ़ ही रहेगा। फिलहाल डिंपल यादव की उनकी बहन जो पूनम रावत है वो भी प्रचार में आ गई हैं। उनकी बेटी अदिति यादव भी लगातार प्रचार करते हुए मैदान में नजर आ रही हैं। अब देखना यह है कि आगामी 7 मई को जो वोटिंग होनी है उसको लेकर कितनी मजबूती समाजवादी पार्टी की यहाँ देखने को मिलती है और कितना दमखम से जो प्रचार उनका चल रहा है उनका उस कितना परिणाम सामने आएगा। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। मिर्जापुर में इंडिया गठबंधन ने बैठक की। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश। आज मिर्जापुर में आम आदमी पार्टी के कार्यालय में बैठक की गई। आपको बता दें कि यह इस बैठक में गठबंधन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तीनों पार्टियां एक होकर यहां पर इसी जगह बैठकर जो है कि बैठक की गई है और अपने कर्मचारी को दिशा निर्देश दिए हैं। और बता दें कि वहीं बीजेपी के ऊपर साधा निशाना उन्होंने कहा है इस बार के कि जो समाजवादी पार्टी से कांग्रेस तीनों पार्टियां ने एक होकर इस बार बीजेपी को हराने का पूरी रणनीति तैयारी में जुट चुकी है। लोकसभा का चुनाव 1 जून को मिर्ज़ापुर में तय हो चुका है। 1 जून को मतदान होना जरूरी है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि जो कि कई सालों से 10 सालों से जुमले में आंधियों में फंसी हुई हमारे मिर्ज़ापुर की जनता, उनका बीजेपी के धोखे में चल रही जनता, यहाँ की सांसद उन्होंने जिस तरह से गुमराह किया है उस गुमराह से जनता को हटाएंगे। बेरोजगारी, महंगाई जिस तरह से बढ़ चुकी है, 10 साल आज हो चुके हैं उनके शासन पर, लेकिन अभी तक बेरोजगारी, महंगाई कम नहीं हो पा रही है और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जिस तरह से पेट्रोल के दाम 60 रुपये थे, आज पेट्रोल के दाम 100 के पार जाने को इच्छुक हो गई, 100 तक चला जा चुका है। वही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कहना है कि इस बार जो मोदी सरकार के और वो बीजेपी सरकार के नारे लगाए जाने 400 के पास, इस बार 400 नहीं, उनको 400 का हार कहेंगे कि 400 करके हार कराएंगे। इस बार बीजेपी को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की जो गठबंधन है वही यहाँ पर रंग लाएगी, वही राज करने के लिए तैयार रहेगी। वहीं पर कहना है कि सांसद अनुप्रिया पटेल को इन्होंने साधा निशाना, जिस तरह से 10 सालों से उनका कार्य चल रहा है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, मिर्ज़ापुर में कार्य बिल्कुल नहीं किए जा रहे हैं और बड़े बड़े दावे करती हैं कि यहाँ पर वो काम, वहाँ पे वो काम, लेकिन जिस तरह से काम बिल्कुल पिछड़ा, यहाँ पर जनता रो रही, जिस तरह परेशान है, इनको जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे और आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हो चुकी है वो बिल्कुल सामने ले आएंगे। हमारे सहयोगी आशीष के साथ कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के बाद भी सियासत गरमाई हुई है। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कुलदीप सैनी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दोनों चरणों के मतदान के बाद अब सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। बात बाड़मेर की है, जहां पर लोकसभा प्रत्याशी निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी एक बार फिर चुनावी मैदान के बाद अब सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल कल हुए प्रत्याशियों के साथ साथ उनके उम्मीदवारों के लोगों के बीच झड़प के बाद अब मामला बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर रविंद्र सिंह भाटी आज बालोतरा एसपी ऑफिस के दफ्तर पहुंचे, जहां 10,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ लेकर कार्यकर्ताओं ने वहां प्रदर्शन किया। दरअसल कल वोटिंग के दौरान दोनों ही
गुटों के बीच में झगड़े हुए। उसके बाद प्रत्याशियों को वोटिंग सेंटर से बाहर निकाला गया। इसके विरोध में रविंद्र सिंह भाटी ने वहां पर लोगों के साथ विरोध किया। हालांकि ये माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में पारदर्शिता रखी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद निर्वाचन आयोग की ओर से कई ऐसे बदलाव किए गए जिससे लेकर रविंद्र सिंह भाटी ने पुलिस और प्रशासन के साथ निर्वाचन विभाग पर कई कड़े सवाल खड़े किए हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं कुलदीप, इंडिया वॉइस, जयपुर। जम्मू कश्मीर के रामबन गुल रोड पर हुआ लैंडस्लाइड। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शुभम। जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके में कुदरत ने बरपाया कहर। आपको बताते चले तो रामबन इलाके में लैंडस्लाइड हुई है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि रामबन जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है। वहां पर जो बिजली के खंबे जो हैं वहां पर वो बिल्कुल गिर चुके हैं, जिसकी वजह से आपको बताते चले तो वहां पर लैंडस्लाइड की वजह से वहां पर लोगों को जो है वो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आपको बताते चले तो वहां पर लैंडस्लाइड होने की वजह से कई घर जो हैं वो गिर गए हैं और कई किलोमीटर तक जो रोड है वो भी टूट गई है, जिसके बाद वहां पर बिजली जो है वो पूरे तरीके से गुल हो चुकी है। और वहां के लोग जो हैं वो फिलहाल वहां से रवाना हो रहे हैं, सुरक्षित जगहों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार एसडीआरएफ की टीम भी जो है वो वहां पर पहुंच रही है, देख रही है। वहां पर सुबह से जो है वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि वहां पर किसी ना किसी की जान जो है वो जोखिम में तो नहीं है, किसी को बचाया जाए। तो लगातार वहां पे जो टीम जो है वो वहां पर काम कर रही हैं। पर फिलहाल आपको बताएं तो वहां पे जो पेड़ हैं वो गिर चुके हैं, बिजली की जो खंबे हैं वो टूट चुके हैं, मकान टूट चुके हैं, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना वहां के लोगों को करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ है शुभम बोगल, इंडिया वॉइस, जम्मू कश्मीर, रामबन। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से ली करवट। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। मौसम विभाग का पूर्वानुमान एक बार फिर सच हुआ है। अगर बात की जाए तो देहरादून समेत कई जिलों में जो बारिश है उसका अलर्ट दिया गया था। हल्की बरसात कई क्षेत्रों में देहरादून और कुमाऊं और साथ साथ जो गढ़वाल क्षेत्र है वहां पर देखने को मिली। इससे कहीं ना कहीं जो वन अग्नि है, जो समस्याएं हैं, क्योंकि 500 से अधिक घटनाएं अभी तक सामने आ चुकी है और 600 से अधिक जो हेक्टेयर है वो जंगल जलकर राख हो चुका है। तो ऐसे में बरसात ऐसे में जीवन का काम कर रही है। बारिश से कहीं ना कहीं जो जंगल है उसमें, जंगल की जो आग है उसमें कहीं ना कहीं जो सुधार है वो देखने को मिला है। अब देखना होगा कि इस बरसात से क्या जो घटनाएं सामने आ रही है वन अग्नि की उसमें राहत मिलेगी, और साथ साथ जिस तरह से मौसम बदला है, तापमान में गिरावट आई है, उससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं, आम जनमानस है, उन्हें गर्मी से राहत मिली है। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष उनियाल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। फिलहाल के लिए रिपोर्टर लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।